गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज डिस्कस करेंगे 3 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक मिलेगी, तो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर को, लेकिन हम पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। रोज आप सभी आंसर करते हैं कमेंट में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहां पर आज के लिए भी आपके लिए 3 क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। प्रीवियस जो करंट अफेयर है हमारे, उनमें हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला देखिए, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, युवराज सिंह को पद्मश्री कब प्रदान किया गया था? और चर्चित आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? 3 क्वेश्चन मिड वीडियो में और भी एड ऑन हो सकते हैं, आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 3 मई के करंट अफेयर का। किस भारतीय को विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, इस अवार्ड की बात करें तो विटली गोल्ड अवार्ड जो है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। काफी सारे लोगों को दिया गया, अलग अलग देशों के, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के लिए ये जो अवार्ड है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अदर कंट्रीज के जो लोग हैं, जो भी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उनके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इंडियन याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो विटली गोल्ड अवार्ड 2024 डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। कंफर्म? ओके। तो यहां पर आप इमेज देख सकते हैं पूर्णिमा जी की। अब है कौन, कहां पर इन्होंने वर्क किया है? तो असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो असम राज्य से बिलोंग करती है, असम की वन्य जीव संरक्षणवादी या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी। ठीक है। यह पुरस्कार हरगिला नाम से प्रसिद्ध जो एक पक्षी है, जिसे सारस कहते हैं, एजुटेट पक्षी, ठीक है, ग्रेटर एजुटेट पक्षी सारस, इसके संरक्षण के लिए इनके जो प्रयास है, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया। मतलब हरगिला, या तो हरगिला कहा जाता है असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस सारस को, या फिर ग्रेटर एजुटेट पक्षी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं, काम किए हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने। ठीक है ना। अब पूर्णिमा देवी ने इन सारसों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया था असम में, जिसे स्टॉक सिस्टर्स आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में वेटली अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यहां पर पर्यावरण का ये जो अवार्ड है ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में एडवर्ड विटली ने की थी। अब यह अवार्ड विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन की एक संस्था है। पहली बार शुरुआत की गई थी 1994 में। 1993 में शुरुआत की गई थी और पहली बार सम्मानित किया गया था किसी हस्ती को 1994 में। हमारे लिए 2024 का अवार्ड इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से किसे दिया गया, तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है इंडिया से विटली अवार्ड 2024। किस क्षेत्र में? इन्वायरमेंट के सेक्टर में। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 की थीम क्या है? पहले तो यहां पर हमें यह क्लियर होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया कब जाता है। तो हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, एड्रेस किया जाता है। अब आपको समझ में आएगा, अब आपको नाम से ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता से कहीं ना कहीं इस डे का रिलेशन। तो पूरे वर्ल्ड में प्रेस, जो समाचार हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करना, पूरे वर्ल्ड में इनके प्रति लोगों को जागरूक करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। अब यहां पर 2024 की थीम की बात की गई है, तो अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। आंसर यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है।
अब हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए काफी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर थीम को हिंदी में भी बताया करें। तो देखिए थीम अधिकतर हमसे इंग्लिश में पूछी जाती है, इसलिए हम उसको इंग्लिश में ही डिस्कस करते हैं। क्योंकि बायलैंग्वेज भी क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जाती है जब क्वेश्चन पर कोई भी सस्पेंस होता है एग्जाम में, तो इंग्लिश के आंसर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए थीम को आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 की थीम पता चल गई आपको। अब बात आती है कि लास्ट ईयर थीम क्या थी। तो लास्ट ईयर 2023 की थीम की बात करें तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी। और 2024 की भी मैंने आपको बता दी, रिपीट कर देता हूं 2024 की। अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस 2024 की थीम। कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है हर साल 3 मई को। पहली बार यूनेस्को के द्वारा इस डे को मनाए जाने की सिफारिश की गई थी दिसंबर 1993 में। तो दिसंबर 1993 में पहली बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा। आगे चलकर 1994 से इस दिवस को मनाया जाने लगा। ठीक है, अब यहां पर दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं आज के लिए। देखिए आप सभी के लिए कोर्स ऑफ द डे बता देता हूं, आपके लिए ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, काफी इंतजार रहता है आपको। तो देखिए जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी यूपी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है उत्तर प्रदेश जीके का, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन या फिर यूपी जीके का रिकॉर्डेड कोर्स है। एक्चुअल प्राइस देखिए 499 है, लेकिन क्योंकि ऑफर ऑफ द डे है तो आपको ये अगले 24 घंटे के लिए 89 रुपीज में अवेलेबल होगा रूट एप्लीकेशन पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप बिना देर किए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक कीजिए और कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ऑफर वैलिड है 24 आवर्स, याद रखिएगा 6 बजे से लेकर 6 बजे तक। ओके, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए ये वन शॉट आपके लिए कोर्स है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का। चलिए रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और काफी सारे इंटरेस्टिंग अदर कोर्सेज भी हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब IISc बेंगलुरु को कौन सी रैंक दी गई है? तो द टाइम हायर एजुकेशन द्वारा देखिए हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई जो कि एशिया की यूनिवर्सिटी को उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान करती है। तो ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024। इसमें भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दी गई है 32 रैंक। आंसर हो जाएगा आंसर बी। एशिया की यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पर भारत की यही यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन है, बेंगलुरु का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इस रैंकिंग में 32 नंबर पर इसे रखा गया है परफॉर्मेंस के मामले में। भारत की जो यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में जगह जिन्होंने बनाई है उनकी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अभी मैंने आपको बताया 32 रैंक के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। इसके बाद इंडिया की यूनिवर्सिटी है अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि 119 रैंक पर आती है। फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134 रैंक पर है, और जामिया मिलिया इस्लामिया 148 रैंक पर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फर्स्ट पर कौन है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट पर चीन की यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की है फर्स्ट रैंक पर। सेकेंड पर भी चाइना की यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकेंड स्थान पर, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है इस रैंकिंग में थर्ड नंबर पर है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 32 नंबर पर हमको देखने को मिल जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो कि 32 नंबर पर है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? तो द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इस रैंकिंग को हाल ही में जारी किया गया। टॉप की यूनिवर्सिटी भी याद रखना, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाल ही में समाचारों में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन
ये वर्ड का यूज किया जाता है दो देशों के लिए, यह है फिलिस्तीन और इसराइल। फिलिस्तीन और इसराइल के मध्य में आपको पता है काफी सारा विवाद है ना, दोनों देशों के मध्य में अभी भी वॉर चल रहा है। तो इन दोनों देशों के मध्य में शांति स्थापित करना, दोनों देशों के मध्य में एक स्थायी समाधान को निकालने के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है, टू स्टेट सॉल्यूशन। ये फिलिस्तीन और इसराइल के लिए यूज किया जाता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, इन्होंने कहा है कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ वर्ल्ड को ध्यान देना चाहिए। टू स्टेट सोल्यूशन का स्थायी एक समाधान निकाला जा सके, एक स्थायी रूप से सोल्यूशन निकाला जा सके और दोनों देशों के मध्य में शांति हो, इसके लिए पूरे वर्ल्ड को प्रयास करने चाहिए। और टू स्टेट सोल्यूशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया किन दो देशों से रिलेट करता है, तो इसराइल और फिलिस्तीन। ये थ्योरी इस चीज पर बेस्ड है कि भाई दोनों देश अपने शांतिपूर्ण रूप से अपने अपने यहाँ पर शासन करे। जो यहूदी है उनके लिए इसराइल है ही, फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीनी राज्य है, और जो फिलिस्तीन है वो इसराइल की सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज को चलाए अपने देश में, और दोनों देश सुरक्षित रहे, दोनों देश स्वतंत्र रहे और शांति स्थापित हो दोनों देशों के मध्य में। यही टू स्टेट सॉल्यूशन है जो कि इसराइल और फिलिस्तीन देश से संबंधित है। हाल ही में उमा रामानंद का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उमा रामानंद की बात करें तो ये गायन या सिंगिंग के क्षेत्र से संबंधित महिला है। भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है और इनके जो सॉन्ग है वो भी तमिल भाषा में ही देखने को मिलते हैं। 600 से ज्यादा सिंगिंग कंपटीशन में, प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तमिल भाषा में काफी सारे गाने गाए हैं। हालांकि कोई बड़ा अवार्ड इन्हें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि उमा रामानंद, जिनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गायन के क्षेत्र से संबंधित है, गायिका है, प्रसिद्ध गायिका है। ओके, किस भाषा की? तमिल। तो ये तो बात हो जाती है उमा रामानंद की, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑर्बिटरीज देखें तो यहां पर अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये काफी दूर है, लेकिन ठीक है, याद रख सको तो याद रखो, नहीं तो हमें उमा रामानंद को तो याद रखना ही पड़ेगा। तमिल भाषा की गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? तो युकाटन प्रायद्वीप हमें देखने को मिलता है मैक्सिको में। मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है, इसके पास हमें एक समुद्र में ब्लू होल देखने को मिला है, जो कि अभी तक खोजा गया वर्ल्ड का सबसे गहरा ब्लू होल है। आप ब्लू होल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो समुद्र में आपको एक सिंक होल की तरह दिखाई देगा, सीधा गोल एक गड्ढे की तरह दिखाई देगा, यही ब्लू होल कहलाता है, ठीक है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास एक खाड़ी है, चेतुमल खाड़ी, यहीं पर दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया। इसे नाम दिया गया है तामजा ब्लू होल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तामजा ब्लू होल किस देश के निकट है? तो मैक्सिको। किस प्रायद्वीप के निकट है? तो मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है, पेनिसुला है। और किस खाड़ी में स्थित है? तो ये चेतुमल की खाड़ी देखने को मिलती है मैक्सिको के निकट। ओके, अभी तक इस ब्लू होल की पूरी गहराई नाप ही नहीं पाए, मतलब कोशिश करी लेकिन 420 मीटर नीचे तक की गहराई को मापा गया है। अभी ये और गहरा हो सकता है, तो इसकी पर्टिकुलर अभी तक गहराई नहीं पता, परमानेंट गहराई नहीं पता, लेकिन फिर भी अभी तक खोजा गया सबसे गहरा ब्लू होल है, जिसे नाम दिया गया तामजा ब्लू होल, मैक्सिको के निकट खोजा गया, ठीक है। ब्लू होल जैसा कि मैंने आपको बताया एक सिंक होल की तरह दिखाई देता है समुद्र के अंदर, और कैल्शियम कार्बोनेट की शेलों से बना होता है। इसके आकार और गहराई अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। अगर हम वर्ल्ड के अदर ब्लू होल की बात करें तो एक दक्षिण चीन सागर में खोजा गया था, इसे ड्रैगन होल कहा जाता है। और ग्रेट ब्लू होल और डिन ब्लू होल को कैरेबियन सागर में पहले खोजा जा चुका है। और अब जो ब्लू होल खोजा गया तामजा ब्लू होल, ये मैक्सिको के निकट खोजा गया है। कौन सी खाड़ी है? तो ये चेतुमल की खाड़ी है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे मैक्सिको है, यहां पर आपको एक खाड़ी देखने को मिलेगी, चेतुमल की खाड़ी, मैक्सिको के निकट। आगे आ जाएं।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसने हाल ही में देखिए भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली को, या वैशाली रमेश बाबू, आर, देखिए यहां पर क्या होता है साउथ इंडिया में, ये आर वैशाली मतलब रमेश बाबू वैशाली ऐसे भी लिखते हैं, या वैशाली आर बोले तो वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया। वैसे लास्ट ईयर दिसंबर में 2023 में ही ये ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी, भारत की 84th ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने कलेक्ट किए थे, 2500 से भी ज्यादा पॉइंट कलेक्ट किए थे शतरंज टूर्नामेंटों में, और ये भारत की 84th ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा इन्हें ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया। भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है वैशाली रमेश बाबू। इनके ब्रदर आर प्रज्ञानंद, ये भी ग्रैंड मास्टर है। तो ये वर्ल्ड की पहली भाई बहन की जोड़ी है जो दोनों ही ग्रैंड मास्टर, आर वैशाली। ओके, कहां से? तमिलनाडु से। तीसरी भारत की ऐसी महिला जो कि ग्रैंड मास्टर बनी। इनके पहले कोनेरू हम्पी पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी 2002 में, और हरिका द्रोणावल्ली भी भारत की ग्रैंड मास्टर रही। और अब तीसरी ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली आर। यहां पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को गवर्न करने वाली या कंट्रोल करने वाली, चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। अकार्डी ड्रोकोविच वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं, और विश्वनाथन आनंद इस संस्था के डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि विश्वनाथन आनंद ही भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में, और अब भारत की शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा वैशाली रमेश बाबू। 46th अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किया गया है भारत के केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव, ये जो संस्था है, इसके जितने भी सदस्य कंट्री, जितनी भी मेंबर कंट्री और जितने भी अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंटार्कटिका के लिए सोचते हैं, इन सभी ने मिलकर एक बैठक की है ताकि अंटार्कटिका में इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट किया जा सके, जो वेस्ट है किसी भी तरीके का उससे अंटार्कटिका को बचाया जा सके, और अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जा सके आपसी सहयोग को मिलाकर। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 46th अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किया गया भारत के केरल राज्य में। यह है अंटार्कटिका, भारत का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो 46th अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन 20 से लेकर 30 मई, यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, कहां किया जाएगा, है ना, किया गया नहीं है, कहां किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 20 से लेकर 30 मई 2024 तक, मतलब इस मंथ के एंड में इसका आयोजन किया जाने वाला। कहां पर? भारत के केरल के कोच्चि में। आयोजनकर्ता कौन है? तो भारत में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्र ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र इसका आयोजन करने वाला है केरल के कोच्चि, ठीक है। उद्देश्य क्या, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और बैठक किस उद्देश्य से आयोजित की गई अब आपको ये पता चल जाना चाहिए। कौन सी बैठक है? तो ये 46th बैठक है केरल के कोच्चि में। आगे बढ़ेंगे। चर्चाओं में रही चौकीसॉरस नेकुल निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो चौकीसॉरस नेकुल ये प्रजाति है डायनासोर की। आंसर डायनासोर की प्रजाति है। अर्जेंटीना में इस डायनासोर के जीवाश्म पाए गए। अर्जेंटीना के जो जीवाश्म वैज्ञानिक है उन्होंने शाकाहारी डायनासोर की एक प्रजाति के जीवाश्म खोजे, और इसका नाम है चौकीसॉरस नेकुल, ठीक है। डायनासोर की ये जो प्रजाति है, माना जा रहा है कि 90 मिलियन वर्ष पहले इनका कहीं अस्तित्व था। पेंटागोनिया में क्रेटेशियस काल के दौरान ये विचरण करते होंगे, उस वक्त के साक्ष्य हैं, मतलब 19 मिलियन वर्ष पहले कि ये जीवाश्मों के साक्ष्य, किसके? डायनासोर के।
शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म मिला है जिसे चौकीसॉरस नेकुल नाम दिया गया। ओके, यहां पर अगर हम इस डायनासोर की बात करते हैं तो ये चौकीसॉरस डायनासोर ऑलमोस्ट 3 मीटर तक लंबे थे और 70 सेंटीमीटर तक ऊंचे थे। अनुमान लगाया गया कि सबसे बड़े चौकीसॉरस में ये जो इस प्रजाति में जो सबसे बड़ा डायनासोर देखने को मिल सकता है वो इतने साइज का मिल सकता है, ये अनुमान ऐसा लगाया गया। ठीक है ना, तो कहाँ खोजे गए इसके जीवाश्म, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अर्जेंटीना में इनके जीवाश्मों को खोजा गया है अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, डायनासोर की प्रजाति का भी नाम याद रखिएगा, इसका नाम है चौकीसारस नेकुल। अब ये भी खुलासा हुआ है कि यहां पर अभी तक देखिए क्या होता है, डायनासोर की जो पूंछ है नॉर्मली वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई दिखाई देती है ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऐसी डायनासोर की प्रजाति है, पहली ऐसी खोजी गई है जिसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी हुई थी। मतलब अभी तक डायनासोर में ऐसा जीवाश्म नहीं देखा गया है कि उसकी पूंछ थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ी हुई हो। तो ये पहला ऐसा डायनासोर का जीवाश्म खोजा गया चौकीसॉरस के नाम से, चौकीसॉरस नेकुल नाम दिया गया। अर्जेंटीना में इसकी खोज की गई। अर्जेंटीना के बारे में कैजुअली बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, और इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अगर इसके नेबर कंट्री की बात करें तो देखिए ये हो गया हमारा अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में। नेबर कंट्री में देखने को मिलता है, शायद आपको वर्डिंग ना दिखे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये है उरुग्वे। ठीक है, इसके बाद ब्राजील, पराग्वे, इधर आपको मिलेगा ये बोलीविया, और इधर मिलेगा चिली। मतलब 5 देश सीमा बनाते हैं अर्जेंटीना से। रिपीट कर देता हूं क्योंकि दिखेगा तो है नहीं, बहुत छोटे वर्ड है। तो उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलीविया और चिली, ये अर्जेंटीना से सीमा साझा करते हैं। डन, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू मैरिज एक्ट को पेश किया गया था 1955। ओके, 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर एक वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अगर कोई विवाह होता है तो भैया कोई भी विवाह जो कि हिंदू धर्म में होता है उसमें सभी समारोह जो कि जरूरी है विवाह को देखते हुए हिंदू धर्म में जिन जिन की भी मान्यता है उन सभी को आयोजित किया जाना चाहिए। अगर वे सभी समारोह आयोजित नहीं होते तो ऐसे केस में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इंटरनली नहीं जाएंगे हम, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था ये हमको पता होना चाहिए। तो ये 1955 में लाया गया था। इसके तहत हिंदुओं में देखिए बौद्ध, जैन और सिखों को भी शामिल किया गया है, इनको भी डिफाइन किया गया है। शादी की समय सीमा भी दी है कि भैया दूल्हे की जो उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए और जो दुल्हन है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से विवाह को लेकर हिंदू धर्म में काफी सारी मान्यताओं को जोड़ा गया है, काफी सारे रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलते हैं एज को लेकर भी। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम है, कब लॉन्च किया गया था, कब पारित किया गया था, तो 1955 में लाया गया था। तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। इसके अकॉर्डिंग ये भी प्रावधान है कि अगर किसी नाबालिग का विवाह कर दिया जाता है तो भैया विवाह पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डन, तो यहां पर 3 मई 2024 के हमने सभी करंट अफेयर को डिस्कस किया। अब बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन को। देखें, नौसेना के वाइस एडमिरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कौन थे? कृष्णा स्वामीनाथन। इसके बाद BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? असम के गुवाहाटी में। 1 मई को DRDO ने कहां से स्मार्ट मिसाइल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च की गई ओडिशा से। हाल ही में किस संस्था द्वारा इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है? तो इसको जारी किया है इसरो ने। चर्चा में रही ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है ग्रीन टैक्सोनॉमी।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की गई? तो किसने विकसित किया था? आईआईटी गुवाहाटी ने, है ना, कल के सेशन में हमने पढ़ा था। भारत ने किस देश के कांकेस थुराई पोर्ट के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तो यह है श्रीलंका का पोर्ट कांकेस थुराई पोर्ट। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो मां अहोरबा भवानी धाम स्टेशन किया गया। हाल ही में एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। एआई एंकर सना का संबंध किस मीडिया कंपनी से? तो ये इंडिया टुडे का एआई एंकर है जिसे नाम दिया गया है सना। हाल ही में इसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया? तो यह है एयर मार्शल नागेश कपूर। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर रिवाइज हो गए। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर चलेंगे हम एक नोटिफिकेशन पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दी गई थी? तो ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी है अमृतसर की। पुराने संसद भवन को नाम दिया गया है संविधान सदन का। और पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। आंसर मिल गए। अब आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, वैसे ये एसएससी सीएचएसएल का आप सभी के लिए नोटिफिकेशन आया था। 3712 पोस्ट है, इसमें 12th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर 12th क्लियर कर चुके हैं वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 27 तक के स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म डेट लास्ट मंथ 8 अप्रैल को शुरू हो गई थी और 7 मई तक ये फॉर्म भराने वाले हैं, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। पोस्ट काफ़ी सारी है अलग अलग। एग्जाम डेट जून और जुलाई 2024 की डिसाइड की गई है और पेपर सेकेंड के लिए जो भी शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्जाम ली जाएगी। तो ये एसएससी सीएचएसएल को पूरा नोटिफिकेशन है, पॉज करके देख लीजिएगा। एलिजिबल हैं, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th आपकी क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आप सभी के लिए एक कमेंट ले लेता हूं मैं। देखिए कल मैंने आपको एक नोटिफिकेशन बताया था, एक स्टूडेंट का कमेंट भी बताया था जिन्होंने कहा था अननेसेसरी है। तो देखिए उन्हीं के काउंटर में एक और कमेंट आया था, प्रज्ञा क्रिएटर इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने कहा है सर जो आपने नोटिफिकेशन बताया था जिसमें एग्जाम डेट को बढ़ाया गया था, तो मैं भूल गई थी या मुझे नहीं पता था कि एग्जाम डेट बढ़ चुकी है, तो मैं वो फॉर्म भरने से रह जाती अगर आप नहीं बताते कि एग्जाम डेट बढ़ चुकी है। तो इन्होंने बताया है कि ये नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश में है और अब ये फॉर्म को फिल करने वाली है नेक्स्ट डे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि एग्जाम नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करना भी जरूरी है। काफ़ी स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम के फॉर्म भी फिल करते हैं, तो उनका भी आपको इन्फॉर्मेशन यहीं एक वीडियो में मिल जाएगी। इस सिंगल वीडियो में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। करंट अफेयर के अलावा आप अपडेटेड भी रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे, कल के सेशन को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, डेली करंट अफेयर में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।